जनरल साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मानविंदर। थैंक यू। सर मालदीव में जो इलेक्शन हुए, संसदीय चुनाव हुए हैं, उसमें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जीतने के बाद कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं और बड़ी धौंस-पट्टी भी दिखा रहे हैं और उनका इशारा जो है भारत की तरफ है। वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब पता चलेगा कि मालदीव अपनी जो आज़ादी के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। मतलब वो अपनी औकात से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्या कहते हैं सर? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है मनविंदर, इसमें कोई शक नहीं। कहीं न कहीं उनको जिस प्रकार से मैंडेट मिला है और ऑलमोस्ट 2/3 मैंडेट मिल गया है उनकी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और उसके बाद उनको पर निकलाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बड़ी-बड़ी बातें करने लगे हैं, उनको डर था, क्योंकि अगर हम माले की सीट को देखें, जो मेयर की सीट थी वो हार गई थी उसकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, और जी, जो मैलाडीन डेमोक्रेटिक पार्टी उसने जीता था। मगर अब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो उसमें 2/3 मेजोरिटी ले ली है, और कहीं न कहीं अब उनको लगता है कि जो इंडिया आउट की उनकी पॉलिसी थी और चाइना फर्स्ट पॉलिसी, उस पे मोहर लगा दी लोगों ने, इसलिए वो अब बड़ी-बड़ी बातें करने लगे हैं। मगर उनको ये नहीं पता कि आज तक चीन ने किसी को छोड़ा नहीं है। और ये सच्चाई है कि जो चीन के चुंगल में फँस जाता है, तो फिर वो डेब्ट ट्रैप में आता है। उसको सीखना चाहिए क्या हुआ श्रीलंका में, हम्बनटोटा 99 ईयर्स के लीज पे दिया। उसके बाद जब श्रीलंका के हालात ख़राब थे और वो इकोनॉमिकली टूटने के कगार पे है, तो चीन ने उसको एक्सप्लॉइट किया और उसको मदद नहीं की, उसको बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। वो तो भारत ही था जो उसके समय आगे आया और $4.1 बिलियन की लोन दी बिना कंडीशन के, और कहीं न कहीं श्रीलंका को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला। तो मुझे लगता है मालदीव को समझना चाहिए कि मालदीव को 2-3 बातें और समझनी चाहिए कि मालदीव जो इंडियन ओशन पे है, हम मानते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। 70 से 80% जो वर्ल्ड का ट्रेड वहाँ से जाता है, और इसकी एक जियोपॉलिटिकल अगर आप देखें तो इसका सिग्निफिकेंट है। मगर इसको ये भी समझना चाहिए कि इसके नज़दीक कौन है? क्या चीन है या भारत है? कौन होगा अगर कभी मदद चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो भारत होगा या चीन होगा? याद होगा जब कि कू हो गया था माले में, तो वो भारत ही की फ़ौज थी क जाके उस कू को तोड़ा था, और जब पानी की दिक्कत हुई थी भारत की ही जो गवर्नमेंट थी उसी ने पानी भेजा था। या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत है, क्योंकि भारत बहुत नज़दीक है। उसके जो सबसे नदर्न आइलैंड है करीब करीब 500 किलोमीटर दूर है भारत से। तो ये समझना चाहिए कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, इंडियन ओशन में हमारा दबदबा है। हमने ये दिखा दिया है आज की तारीख में अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, जब ये ईरान और इसराइल की भी प्रॉब्लम हो रही थी, और इसराइल और हमास की जो प्रॉब्लम हो रही है, हुती रेबल और जो सोमालिया पायरेट्स रेड सी के अंदर अपना बोलबाला बोल रहे थे, तो भारत की ही नेवी है जिसने सभी नेवियों को मदद की। ऐसे में मालदीव समझता है कि वो चीन के नज़दीक जाने से उसको फ़ायदा होगा, तो बेस्ट लक तो है, मगर मुझे लगता है मेजू अपने देश को उस तरफ ले जाएगा कि वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा, और एक प्रकार से चीन के इतने डेब्ट ट्रैप में पड़ जाएगा, क्योंकि अभी भी जो मैक्सिमम उसका डेट है वो चीन के ऊपर ही है। और चीन जिस प्रकार से पैर पसार रहा है मालदीव में, अपने आइलैंड जो है कम से कम 4-5 आइलैंड सुनने में आया, जहाँ पर वो मिलिट्री के पोर्ट्स बना रहा है और अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। अगर वो हो जाता है तो आने वाले समय में मुझे लगता नहीं कि जो इंडिपेंडेंस आज इंजॉय करता है मालदीव, वो कर पाएगा, और वो क्या चीन की चुंगल से निकल पाएगा। मनविंदर। अ, सर इसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ से पर्यटक वहाँ जाते हैं, उन पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो वो तो साफ सुथरे शब्दों में है कि कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मगर वो लक्षद्वीप जब उनकी जो पिक्चर आई, और ये भी एक प्रकार से मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। और ये सच्चाई है कि लक्षद्वीप जो हैं, अगर आप ये देखें मालदीव के जो आइलैंड्स हैं, उनका ही एक प्रकार एक्सटेंशन है। वही आगे आते जा रहे हैं, और जो लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर है।
और इनको भारत अब डेवलप करने लगा है। जिस प्रकार से हम वहाँ पर अभी नेवल बेस भी बना रहे हैं और उसके बाद हमने उनको डेवलप करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट हैं, वो लक्षद्वीप की तरफ ज़्यादा खींचेंगे और ऐसे देश में भारत के टूरिस्ट क्यों जाएँगे, जहाँ पर जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो, जहाँ पर स्पेशली जहाँ गवर्नमेंट प्रो इंडिया ना हो। तो ये सच्चाई है कि बिना कहे बहुत कुछ कहा था उस फोटो ने, जो प्रधानमंत्री की, जो लक्षद्वीप में घूम रहे थे, और कम से कम 40 से 50% जो टूरिस्ट जाते थे मालदीव में, वो कम हो गए हैं। और ये सच्चाई है, भारत के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और मालदीव एक ऐसी देश है जिसके अंदर कोई रॉ मटेरियल नहीं है। उसके पास सबसे ज़्यादा इनकम टूरिज्म से आती है। अगर टूरिज्म उसका खटखटा गया, और वो हो जाएगा अगर भारत के टूरिस्ट नहीं जाते वहाँ, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मालदीव को। सर जीत के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। अब माइज़ू 188 बसावट वाले जो उनके द्वीप हैं, उन पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाने जा रहा है, आई मीन कुछ फ्लैट वगैरह बनाने जा रहे हैं। वो ठेका जो है उसने चीन को दिया है। एक तरह से वो चीन की गोद में बैठने जा रहा है। तो क्या संदेश देना चाह रहा है वो? देखो, सच्चाई ये है कि मालदीव को ये समझना चाहिए, उसके पास जितने मैक्सिमम आइलैंड्स हैं, और उसमें ये है कि आने वाले 25, 30 और 50 साल तक जिस प्रकार से समुद्र के एक प्रकार से आप देखें, हम जो समुद्र का तापमान बढ़ता जाएगा और उससे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा, और काफ़ी ऐसे आइलैंड हैं जो पानी में डूब जाएंगे। और ज़्यादातर कंट्रीज हैं वो देख रही हैं कि कहाँ न कहाँ हम ऐसी जगह इस पैसे की एक प्रकार से इन्वेस्ट करें कि अगर पूरे आइलैंड डूब जाते हैं तो हम वहाँ पर जा सकें। तो जो पहली गवर्नमेंट थी जो कि भारत के नज़दीक थी, तो उन्होंने ये बहुत बात बिल्कुल साफ सुथरे शब्द में कहा था कि श्रीलंका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन आइलैंड का फ्यूचर नहीं है। अगर इन आइलैंड पे बिल्डिंग बनेगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, क्यों आने वाले समय में ये हो सकता है आइलैंड पानी के अंदर चले जाएँ। मगर ये सच्चाई है कि जो मोहम्मद मिर्ज़ू आए थे, वो प्रो चाइना पॉलिसी पे आए थे और वो चाइना के चुंगल में फँस चुके हैं। और विडंबना की बात है, मालदीव पहले भी काफ़ी हद तक चुंगल में है, क्योंकि उसके मैक्सिमम डेट चीन की तरफ है और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो इसलिए जो ये काफ़ी आइलैंड हैं, उसके अंदर अभी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का, और वो सारी की सारी चीन की कंपनियों को दिया है। तो उससे क्या होगा, एक तो कि ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले समय में ये समुद्र के वाटर लेवल के अंदर से जा सकती हैं। दूसरा, वो और डेप्थ ट्रैप में फंसेंगे, तो एक चुंगल में और फंसते जाएंगे चीन के में। और चीन जिसको एक बार दबा लेता है, फिर उसको निकलने नहीं देता। चाहे वो पाकिस्तान का देख लो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है, मगर $62 बिलियन का कर्जा के अंदर आ गया पाकिस्तान, इसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के से ही, और बाकी तो है ही है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जा रहा है अभी मालदीव, वो उसी रास्ते पे जा रहा है। और जिस प्रकार से मोहम्मद मिर्ज़ू उनको ले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और वो अपना इंडिपेंडेंस गुमा देंगे और डेब्ट ट्रैप में आ जाएंगे। और जो भी वहाँ पर खुद इंडस्ट्री चलने लगी थी लोकल, वो भी मुझे लगता है बंद हो जाएंगी, फिशरी वगैरह की, क्योंकि अगर चीन की कंपनीज आ गई, क्योंकि चीन की कंपनी का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही चीप लेबर है, वहाँ से जो सामान आता है वो काफ़ी सस्ता होता है, और डोमेस्टिक मार्केट को वो पूरा एक प्रकार कैप्चर कर लेते हैं। और यही मालदीव की जो लोकल इंडस्ट्री है, या लोकल छोटी मोटी इकोनॉमी चलाने के लिए उनकी कॉटेज इंडस्ट्री है, वो भी तबाह हो जाएगी। और ऐसा लगता है कि मिर्ज़ू उसी तरफ जा रहे हैं। सर एक और बात है, 30 नए द्वीप मतलब समुंदर पाट के बनाए जा रहे हैं। हाँ, वही मैं ये कह रहा हूँ ना कि जिस प्रकार से
वो ये नहीं देख रहे कि मालदीव को क्या फायदा होगा। उनको लग रहा है कि किस प्रकार से हम चीन का फायदा कर पाए, क्योंकि एक प्रकार से वो चुंगल में फंस गए। और देखो वो जब भी कोई भी मालदीव के प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी सबसे पहले विजिट भारत की होती है, और उसकी वजह यही है कि भारत सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर है और भारत सबसे नजदीक है और भारत हरदम मदद करता रहा है। मगर इस बार जब मोहम्मद मिर्जू पहली बार तो वो जो इलेक्शन में जीत के आए तो वो इंडिया आउट जो प्लेटफॉर्म पे आए, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो भारत के ये 83 के करीब सैनिक हैं, जो कि सैनिक नहीं है एक्चुअली, जो कह रहे थे कि हमने 2 एएलएच रखे हुए हैं और एक डोनियर, वो हमने अपने फायदे के लिए नहीं रखे, वो इसका एग्रीमेंट था और वो रखे गए हैं एक प्रकार मिलिट्री के काम के लिए नहीं, बल्कि जो मालदीव के एक प्रकार से डिजास्टर रिलीफ के लिए, ह्यूमन ट्रेजेडी अगर हो जाती है उसकी मदद के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि काफी टापू हैं वहां पर, आइलैंड है, तो भारत ने मदद के लिए वो दिए हुए हैं और एक प्रॉपर एग्रीमेंट था। मगर उन्होंने यही पॉइंट बना लिया था कि भारत के जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको मैं हम वापस भेजेंगे। अभी वो वापस आए हैं, उनकी जगह सिविलियन चले गए, मगर वो जो डोनियर और 2 हमारे एडवांस लाइट हेप्टर जो दे रखे हैं हमने मालदीव को, वो हमने इसकी बढ़ोतरी के लिए दिया है, वो हमने रिलीफ के लिए दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया, कैज इवैक्यूएशन के लिए दिया। तो ये सच्चाई है कि ये समझ नहीं आ रहा जो एक प्रकार से मोहम्मद मिर्जू को, और जिस प्रकार से वो अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा जो डेवलपमेंट को आने वाले समय के साथ नहीं कंबाइन कर रहे, वो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा काम चीन की कंपनियों को दे पाए जिससे चीन को फायदा हो। तो चीन को तो दूसरा कोई मतलब नहीं होता, उसको तो अपना फायदे से मतलब है। तो क्या ये मालदीव का फायदा है? क्या आने वाले समय में ये एक स्मार्ट मूव है? क्या जबकि मालदीव के पानी में अंदर जाने के चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा आइलैंड चले जाएंगे अगले 40-50 साल में, क्या ये एक इंटेलिजेंट मूव है? ये एक क्वेश्चन मार्क है, मगर मुझे लगता नहीं मोहम्मद मिर्जू इस बात की तरफ देख रहे हैं। उसको बस यही लग रहा है चाइना फर्स्ट। वो जनवरी में चाइना गए भी और काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट और ट्रीटी साइन की हैं, और यही नहीं, एक उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन की है कि मिलिट्री जो वेपन्स हैं नॉन लेथल वो उनको फ्री देगा चाइना, और उनकी जो ट्रेनिंग होती थी ऑफिसर और मैन जो कि ज़्यादातर वो भारत और यूएस में करते थे, अब वो चीन से करेंगे। तो सच्चाई है कि सारे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा अब वो लैब पे बैठ गया है जो शी जिनपिंग के, और जो मालदीव है एक प्रकार बिल्कुल चीन का पिट्ठू बन जाएगा, और ऐसा लगता है आने वाले समय में उसका कोई फ्रीडम नहीं होगा और डेप्थ ट्रैप में चला जाएगा चीन का। और ये दुख की बात है, मगर भारत को इसलिए चौकन्ना होना ही पड़ेगा। भारत ये नहीं कह सकता कि भाई अब चीन की तरफ चला गया है मालदीव, क्योंकि चाइना फर्स्ट पॉलिसी की तरफ है, तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कुछ नहीं करे। भारत को प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। भारत को यकीन करना पड़ेगा कि मालदीव अब भारत के बगैर नहीं रह सकता। वहाँ पर खाद्य पदार्थ और आपके फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर, आपका फार्मास्यूटिकल, आपकी आईटी, आपके बाकी जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली आपके जो टूरिज्म के साथ अटैच हैं, वो सारे भारत से जाते हैं, और भारत के बगैर मालदीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। भारत को अपने रिलेशन रखने हैं। ये अप एंड डाउन बहुत होता है, क्योंकि इससे पहले जो अब्दुल यमीन थे जिनकी ये प्रॉक्सी बन के आए थे, उस समय भी ऐसा हुआ था। तो भारत को अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस रखना है, क्योंकि चीन को आप फ्री रन नहीं दे सकते, क्योंकि चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये आपको पता है कि कुआ कप्पू और कोको आइलैंड जो हैं उसने डेवलप कर लिया है म्यांमार में, और चिटागोंग है बांग्लादेश में, हमन टोटा जो है वो श्रीलंका में जो 99 ईयर्स के लीज, मालदीव में 4 आइलैंड पे वो अभी अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है। इसी प्रकार ईस्ट अफ्रीका में जिबूती, फिर ग्वादा। तो अगर आप पूरा देखेंगे चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, और इसको हम काउंटर करना ही पड़ेगा।
हमें भी अपने बेसिस डेवलप करनी पड़ेंगी, उनको काउंटर करना पड़ेगा और जो बेसिस हैं उनसे रिलेशनशिप रखने हैं। तो ये नहीं सोचना कि मालदीव हमारे हाथ से निकल गया, अब चीन की तरफ हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी करनी चाहिए और जब मौका मिले मोहम्मद मिर्ज़ी को हमें एक प्रकार से एक्सपोज़ करना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के बाद तो नहीं रह पाएगा और वहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट बदलती रहती है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कांग्रेस पार्टी कभी एक कभी दूसरी। तो ये सच्चाई है, हमें अपना प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मेंटेन रखनी है, हमें फ्री रन नहीं देना है चीन को। मनविंदर। सर फिर अपना क्या होना चाहिए? भारत को क्या स्टेप उठाना चाहिए? मैं देखो ये स्टेप, समझना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल स्टेप हम ले रहे हैं। हमने सबसे पहले ये कहा कि हमने जो 2 एएलएच और डोर्नियर थे, हमने उनको वापस नहीं बुलाया। हमने क्या चेंज किया कि जो मिलिट्री पर्सनल थे, जो एयर फोर्स के, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर और थे और जहाज था तो वही चलाते थे। अब हमने जो सिविल टेक्निकल्स हैं वो भेजे हैं। तो काम तो वही कर रहे हैं, उसमें कोई अलग काम तो ना उस टाइम कर रहे थे ना अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और रिलीफ के लिए है। दूसरा, जो भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना ही रहेगा, भारत काफी सामान भेजता है, वो भेजता रहना चाहिए। भारत के रिलेशनशिप मालदीव से ये नहीं सोचना चाहिए कि मालदीव की गवर्नमेंट प्रो चाइना होगी तो हमारे रिलेशन में खटास आनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा टूरिज्म भी चलते रहना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमें कभी भी बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब्दुल यमीन के टाइम में ये हुआ था ऐसा हुआ है और फिर दोबारा ठीक होगा। ये सोचना कि क्योंकि अब मालदीव हमारे हाथ से निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब चीन के चुंगले में फंस जाएगा, ऐसा नहीं। हमें अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी रखनी है, क्योंकि चीन बहुत दूर है मालदीव से। हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, मालदीव को भी समझ आएगा और मालदीव को इससे पहले कि वो बिल्कुल फंसे, हम अपना प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी रख के अपना काम करते रहना चाहिए मनविंदर। और यही अ, नहीं, हमें अमेरिका के साथ भी बातचीत, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि चीन का ऐसा ना हो, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा मेन रोल है और अमेरिका का भी काफी इन्फ्लुएंस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात लग रही है मनिंदर, वो है कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है एक प्रकार से मालदीव में, वो जी, बहुत एक जी। प्रकार की बात है। वहां पर इस्लामिक स्टेट खोरासान ने बहुत पैर पसार रखी है और वो रेडिकलाइजेशन को अलाउ कर रही है गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं तभी वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा हुए हैं कि जैसे जैसे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है और वो मुझे लगता है मालदीव को ले डूबेगा, क्योंकि जहां पर भी रेडिकलाइजेशन ज्यादा हुआ है वही देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई है और आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम आएंगी। सर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, मइज़ू की जीत के बाद जो चाइनीज़ अखबार है, ग्लोबल टाइम्स, उसने भी भारत के खिलाफ ज़हर उगला है और विदेश नीति पे सवाल उठाए हैं। वो ये कह रहा है कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह इंडिया फर्स्ट वाला हो गया है। तो इससे मतलब इन्हें क्या पेट में दर्द हो रही है? ग्लोबल टाइम्स देखो, के पेट में क्या दर्द है? हाँ बिल्कुल ऐसा है कि हम दोनों के दोनों देश, अगर आप साउथ एशिया में देखें तो एक प्रकार से कंपटीटर भी हैं और एक एडवर्सरी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप नेपाल देखें, भूटान श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, आप इसके बाद मालदीव देखें, इन्हीं सभी देशों पे, म्यांमार देखें, सभी देशों पे चीन जो है अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और अगर चीन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे के सारे भारत के भी नहीं बने और भारत चाहता है कि अपने रिलेशनशिप रहें, क्योंकि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखें नेपाल के अंदर भी वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहा है और नेपाल को वो अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, वो डेब्ट ट्रैप में डाल देता है। जब तक पहले उस देश को समझ आती है, वो डेब्ट ट्रैप में पड़ जाता है, फिर चुंगल से निकल नहीं सकता। हमने उसको अगवा किया है। इसी प्रकार से जो भूटान है, अब उसके ऊपर प्रेशर डाल के वो डोकलम का इलाका खुद लेना चाहता है।
जो कि 14 देशों में से 12 देश के साथ तो उसने लैंड समझौता कर लिया, भारत और भूटान के साथ नहीं किया। डोकलम दहान 2017 में वो आया था, उस इलाके को वो अब प्रेशर डाल के भूटान से लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत के जो चुंबी वैली है उसको डोमिनेट करेगा, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में कनेक्शन है वो इसके प्रभाव पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, वो जानती है, तो वो काफ़ी उसने जो प्रोजेक्ट हैं वो बंद किए हैं, क्योंकि वो जानती है कि ज़्यादा बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने हैं तो वो डेप ट्रैप में पड़ जाएंगे। मगर विडंबना है, श्रीलंका को समझाने के बाद भी समझ नहीं आया, वो पड़ गए हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान डेप ट्रैप में। तो ये सच्चाई है कि चीन नहीं चाहता कि भारत के रिलेशनशिप इन देशों से अच्छे हों, क्योंकि उसको लगता है भारत एक कंटेम्परेरी है, एक आपका कंपटीटर है या आपका एडवर्सरी। तो ये सच्चाई है, और जहां भी चीन जाता है वो सबसे पहले वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं देख लें, चीन जिधर भी गया है वो ही है। इसीलिए ये ग्लोबल टाइम ये बात कर रहा है कि अभी तक जो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, ये कतई नहीं है। भारत की पॉलिसी अभी भी नेबरहुड फर्स्ट है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कोविड-19 आया था तो उसने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो कि एक प्रकार मेडिसिन थी कोविड-19 की, वो इनको भेजी, मुफ्त भेजी इन सभी देशों को। क्या चीन ने भेजी थी? क्या चीन ने उनका देखभाल की थी? क्या चीन ने श्रीलंका को बचाया था जब वो डेथ ट्रैप में थे? कतई नहीं। चाहे वो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या श्रीलंका है या मालदीव है, सबसे ज़्यादा मालदीव को भारत ने वो मुफ्त जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन भेजी। तो ये सच्चाई है। ये एक प्रकार से साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलता है जो चीन, और ये ग्लोबल टाइम जिसका एक प्रकार माउथ पीस है, ये हमें काउंटर करना चाहिए, हमें इसकी साइकोलॉजिकल वार में नहीं आना चाहिए। देखो चीन किसी हद तक जा सकता है, चीन के कहने और करने में भी बहुत फ़र्क है, तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए। चीन तो पक्का जहाँ भी जाएगा सबसे पहले वो जो बीज बोता है वो भारत के विरुद्ध बोता है, और हमें इसके लिए चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मनविंदर। वन मोर लाइन अबाउट दिस पाकिस्तान। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए थे और कश्मीर पे उनकी बात भी होती है। अब इसमें आप जियो सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं? देखो सच्चाई ये है कि अभी ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत ज़्यादा खटास आई थी। कहीं न कहीं जो इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान एक टेररिज्म का हब सेंटर है। जिस प्रकार से भारत के अंदर वो लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भेजता है, और एक जैश अल-अदल जो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, उसको वो श्रेय देता है, और जो कि ईरान के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो भारत तो उँगली उठाता है, ईरान भी उँगली उठाता है, इसी प्रकार अफ़गानिस्तान उँगली उठा रहा है पाकिस्तान पे। तो अभी जो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत ज़्यादा एक कड़वापन आया था, क्योंकि ईरान ने जैश अल-अदल के जो बेसिस थे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, उन पे स्ट्राइक किया था, और फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया था ईरान पे, और एक टाइम ऐसी स्थिति लग रही थी कि इनके बीच के अंदर कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मगर ये सच्चाई है कि अब क्यों आए हैं इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वो इसलिए ज़्यादातर हैं क्योंकि अभी जो बात ऐसी है कि ईरान के इजराइल के साथ लड़ाई होने के चांसेस थे, मगर वो सच्चाई है कि गुड साइंस प्रिवेल, दोनों अमेरिका ने प्रेशर डाला और इजराइल और ईरान दोनों को समझ आई। मगर ईरान को दोस्त चाहिए, और इसीलिए ईरान पाकिस्तान के पास आया है। मगर जो बात, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वो ईरान चाहता है कि किसी तरीके से थ्रू हो जाए, तो क्योंकि वो एनर्जी बेच सकता है पाकिस्तान को। मगर अमेरिका ने उसके ऊपर बिल्कुल भी नाराजगी की है। अगर पाकिस्तान उसके स्वीकार करता है तो पाकिस्तान पे भी इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन जो हैं वो ईरान पे हैं और गैस पाइपलाइन पे भी। तो ये अभी पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अगर वो ऐसी जो बेवकूफ़ी करेगा कि वो गैस पाइपलाइन को मंजूरी देगा, तो ये उसको भी एक इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकती है, और मुझे लगता नहीं पाकिस्तान ऐसा करेगा। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कहीं न कहीं कश्मीर के इश्यू,
जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने बहुत कुछ बोला, गाजा पैलेस्टाइन का जो मामला था, जिसका कोई लेना देना नहीं कश्मीर से, कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। वो सोचते थे कि ईरान भी के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो भी कोई ना कोई कमेंट पास करेंगे, क्योंकि आज तक वो करते रहे हैं। ईरान का ये एक प्रकार से फिस्तर रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ जो हरदम रहे हैं कश्मीर में, मगर उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऑफ लेट भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं स्पेसी चाबार को लेके, और उसको महसूस हुआ है जब से ईरान के रिलेशनशिप खराब हुए हैं इसराइल से इस लड़ाई में, और इसराइल वर्सेस हमास, भारत ने कोई ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं की है जो कि एंटी ईरान हो या ईरान के विरुद्ध हो, जबकि पूरे वर्ल्ड में बहुत किया। तो और इसी प्रकार से जहां रशिया यूक्रेन वार है, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो वर्ल्ड क्लास है। उसने यही बोला है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिलेशनशिप और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट के जो एक प्रकार से के दौरान साइड लाइन में पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। और इसी प्रकार से उसने इजराइल और जो हमास की लड़ाई है उसमें भी एक प्रकार से न्यूट्रल स्टैंड लिया है, यही कहा है रिलेशन ठीक होने चाहिए, कभी भी ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया। और ये क्योंकि चाबार जो पोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाईपास करता है पाकिस्तान को डायरेक्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है, जो कि ईस्टर्न यूरोप और रूस के साथ आगे जाके मिलता है। वो इकोनॉमिक को चेंज कर देगा अगर वो थ्रू हो जाता है, और उस पर कोई काटसा भी नहीं लगा रखी अमेरिका ने। तो जो ईरान को समझ आया है लास्ट 10 साल में कि भारत का महत्व क्या है, और वो इसलिए भारत से रिलेशन बहुत अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि भारत ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, भारत ने कभी ईरान की तरफ उंगली नहीं उठाई इसमें, जबकि सभी देश उसकी तरफ उंगली उठा देते। तो जैसे हमने रूस के ऊपर नहीं, तो जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया। इनको लगता था कि कुछ ना कुछ बात करेंगे कश्मीर पे। तो मुझे लगता है कि अब कश्मीर इशू सेटल है। ये सबको पता है कि कश्मीर जो है पूरा का पूरा भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, आज वहीं से आवाज आ रही है, आज वो लोग भूखे मर रहे हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा है, वो अपनी मर्जी से दे दे तो अच्छा है, नहीं तो वो लड़के आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, आने तो हैं। तो आज की तारीख में इसका और कोई सोल्यूशन नहीं, और कोई नहीं। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ पार्लियामेंट में, पूरा पीओजे के भारत का है। तो अब ये शोर मचाता कुत्तों की तरह भोंकता है बार बार, अब उसको पाकिस्तान को कोई सुनने वाला नहीं है। ईरान जैसा देश जो इसके करता था, उसने भी इसको अपना आईना दिखा दिया है कि कश्मीर जो है एक सेटल इशू है, वो भारत का अभिन्न अंग है। और मुझे लगता है ये अभी पाकिस्तान को समझना चाहिए। पहले वो बार बार बातें करता था, अब वो जाके उन लोगों से तो पूछे जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से, वो क्या चाहते हैं। आज वहीं से आवाज आ रही है, हम नहीं कह रहे। 11 मई को वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, वो मूव करना चाहते हैं पुंछ की तरफ और स्कार्दू से ये कारगिल की तरफ। तो ये सच्चाई है कि एक प्रकार से इब्राहिम रईसी ने दिखा दिया पाकिस्तान को कि कश्मीर इशू से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये भारत का हिस्सा है। जिस प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उनको ऐसा समझ नहीं आया जो एक प्रकार से शहबाज शरीफ को, कि ऐसा तो उसने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से ईरान का रिस्पॉन्स होगा। मनमिंदा सर, आपने बहुत विस्तार से और अच्छे तरीके से मेरे दर्शकों को जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मनमिंदा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।